हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर अंकित कुंवर। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीयूटी के एग्जाम में आपके आने के बहुत सारे चांसेस है। आई होप आपने अभी तक पूरी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर ली होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। हम अपने इंडिया के नेशनल इनकम में कौन कौन से चीजें इंक्लूड करेंगे। डोनेशन गिवन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये हमारा ट्रांसफर पेमेंट होता है, ट्रांसफर इनकम हो गया। एक मिनट, तो ये तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये भी पर्सनल हो गया, इसको भी नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट, ये भी हमारा ट्रांसफर इनकम पेमेंट हो गया, ये भी नहीं करेंगे। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांच इन फ्रांस, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। ये हमारा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये वही वाला कंसेप्ट है हमारा। परचेस ऑफ टेलीविजन सेट बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका आंसर होगा डी एंड ई। इसका आंसर होगा थर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारा था डी एंड ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका आंसर तो सब पहले ही दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट मेथड को हम दूसरा नाम था वैल्यू एडेड मेथड, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकेरेंस इन इंडिया। ठीक है, इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट सेंसस। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ था 1853 में। ब्रिटिश इंडिया सेंसस आई थिंक आपका 1881 में आया था। हाँ, 1881 में आया था ये। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का इनकॉर्पोरेशन 1907 में हुआ था। और ये तो पता ही है आपको, सेकंड स्टेज का डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन बिगिन हुआ था 1921 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सी बी ए। डी सी मतलब ऑप्शन फोर, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर, डी सी बी ए। ये कुछ डेट्स वगैरह है, ये आप थोड़ा याद भी कर लोगे तो पेपर में आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which of the following instrument of trade protection directly raise the price of commodity in domestic economy? अब इसमें से किस इंस्ट्रूमेंट से जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें प्राइसेस राइज हो सकते हैं। देखो पहला इसका आंसर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया जाएगा उससे क्या होगा, उससे प्राइस जो हो जाएगा कमोडिटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला क्या है, दिस विल कॉज अनइंटेंडेड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एक्स एग्रीगेट सप्लाई, द प्रोड्यूसर्स विल रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट, if X ante demand for final goods by firm household is greater than the output of the producer plans to produce in a given year, when output increases both employment and income rise। इसका आंसर आप दे चुके हो गए, अब इसका आंसर आपको पता है इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब डिमांड हमारी बढ़ती है, जब एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाती है, if X ante demand for final goods by firms and household is greater than the output of the producer plan to produce in a given year, जब हमारा X ante एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसी के कारण क्या हो जाता है, दिस विल कॉज अनइंटेंडेड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी। जैसी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हमारी इन्वेंटरी एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला होगा हमारा ये होगा, सेकंड हमारा ये होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर विल रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जैसी आउटपुट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी क्या हो जाएगी, राइज करेगी। जैसे प्रोडक्शन और बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड्स बिकम टू इक्वल एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब हमारा एडी और एएस बराबर हो जाए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा हमारा डी, सेकंड होगा हमारा ए। हाँ, क्वेश्चन आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, डी ए सी ई बी।
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कर चुके हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल। ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल क्या था? ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल आपके आपने पढ़ा होगा, जब क्या करते थे, जो भी प्रोड्यूसर थे, जो भी किसान वगैरह थे, वो डायरेक्ट अपने कस्टमर को जाके प्रोडक्ट बेचते थे, बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होता था, उसी को कहते थे हम ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। आपने पढ़ा होगा अपना मंडी करके, ठीक है, ऐसे कुछ और ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स थे। तो क्या लिखा हुआ है, हाँ, इन द ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर। यही इसका की पॉइंट है, क्या? डायरेक्टली टू कंज्यूमर, कोई भी इसमें मिडिल मैन नहीं होता था, किसान ने कुछ भी अपना फसल उगाया, वो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर को बेच देते थे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए ओनली। ठीक है, देन क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टर्न्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू, किस में करता था बताओ? इससे हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या होता था, फॉर्म होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ ट्रेड डेफिसिट इज 2000 एंड इंपोर्ट्स इज वर्थ 4000 करोड़, देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल बी। इसके लिए आपको ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला था, क्या था बताओ? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट हमारे ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा हो रखा है 2000 रुपए का, लिख दिया मैंने यहाँ पे 2000 रुपीज। इंपोर्ट्स कितना दे रखा है हमें वो 4000, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सपोर्ट। जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 4000 माइनस 2000, तो एक्सपोर्ट आ जाएगा हमारा 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ट्रेड डेफिसिट का ये वाला फॉर्मूला बस आप याद रखना, ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या कहता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर इसमें आपसे ट्रेड डेफिसिट पूछता, अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गिवन दे देता और आपको बोलता कि ट्रेड डेफिसिट फाइंड करके बताओ, ये फॉर्मूला सिंपली लर्न कर लोगे तो आप ट्रेड डेफिसिट भी निकाल दोगे। अगर आपसे पूछेगा कि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे एक्सपोर्ट दे दिया होता और यहाँ से आप पे इंपोर्ट पूछता, आप ये फॉर्मूला लगाते और इंपोर्ट फाइंड कर लेते। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The book Journal Theory of Employment, Interest and Money has been written by distinguished economist। किसने लिखा था? The Journal Theory of Employment, Interest and Money। ये बुक लिखी थी हमारी जे एम कीन्स ने। किसने लिखी थी ये? जे एम कीन्स ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, some scholars questions the usefulness of India being a member of dash organization, organization के बारे में बताना हमें, as the major volume of international trade। ये देखो यहाँ पे की पॉइंट्स आ गया, occurs among the developed nations, identify the organization। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, revenue received in the government budget include। रिवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सी चीज आती है? गवर्नमेंट बोरोइंग्स नहीं, ये तो बोरोइंग्स हो गई, ये कैसे आएगी? ठीक है, टैक्स रिवेन्यू, हाँ, टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रिसीव किया जो उन्होंने लोन दे रखा था उसके ऊपर, तो ये भी क्या होगा गवर्नमेंट के लिए, ये भी रिवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, डिविडेंड अर्न बाय गवर्नमेंट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पे उनको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी उनके लिए क्या हो जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सी डी, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, अब हमारा 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, और कुछ लिस्ट टू दे रखे हैं, हमें इसको मैच करना है, तो करते हैं मैच। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या था कि जब हम एजुकेशन और हेल्थ पे जब एक्सपेंडिचर करते हैं तब उसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जब हम अपनी टेक्निकल प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं कि हमारी जो भी मशीन है वो अच्छे ढंग से काम कर सके, तो बी क्या हो जाएगा फर्स्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये खाली ग्रोथ के बारे में बात करता है। ठीक है, ये खाली ग्रोथ होता है, ग्रोथ को इनहेंस कैसे करना है इस पे फोकस करता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये पूरा वेलबींग, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी का थर्ड। तो हमारा ए का था सेकंड, ए का सेकंड देखो एलिमिनेट हो गया अपने आप, आपने एक का आंसर दिया, आपका जो भी ऑप्शन है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ए का हमारा सेकंड था, बी का हमारा फर्स्ट था, सी का हमारा फोर्थ था, डी का हमारा थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कह रहा है
ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड, ये भी हमारा लिस्ट है, ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट सेल ऑफ सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड टूरिज्म, द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स किस में आते थे हमारे करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा किसका पार्ट था, कैपिटल अकाउंट का, क्यों, किससे, क्योंकि इससे ओनरशिप की ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, ओनरशिप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेट सेल्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट लाइक बैंकिंग एंड टूरिज्म, ये क्या था, सर्विस का पार्ट था, ये क्या है, इनविजिबल आइटम, ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, सर्विस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। तो ए का हो गया हमारा फर्स्ट, ए का हमारा फर्स्ट हो गया ये, तो ये अपने आप हमारा आंसर आ गया, देखो ए का फर्स्ट था हमारा, बी का फर्स्ट, सॉरी ए का फोर्थ था हमारा, बी का फर्स्ट था, सी का हमारा क्या था सेकंड, और डी का था हमारा थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चल देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ प्रोनेंस टू फॉल इन फ्रॉम मेजर वाटरबोर्न डिसीजंस, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, मोरबिडिटी, ये एक बीमारी करके है, ठीक है, मोरबिडिटी नाम याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है ये फिर से दोबारा हमारा आ गया लिस्ट वाला, ठीक है। देखते हैं इनकम मेथड में क्या करते थे हम, इनकम मेथड में हम करते थे जितनी भी फैक्टर इनकम होती थी हम उसको क्या करते थे, ऐड कर देते थे इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करते थे हम, एग्रीगेट ऑफ फाइनेंशियल फाइनल एक्सपेंडिचर, जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर थे हम उसको क्या करते थे, मिलाते थे, एंड देन हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते थे, ठीक है। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी किस पे कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा, कांस्टेंट प्राइस पे, और नॉमिनल जीडीपी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा, करंट प्राइस पे। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का हो गया हमारा फोर्थ, देखो अपने आप आंसर आ गया, फर्स्ट का फोर्थ, बी का हो गया हमारा थर्ड, सी का हो गया हमारा सेकेंड, और डी का हो गया हमारा फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। At a particular price level, when aggregate demand of final goods equal to aggregate supply of final goods, सिंपल सी बात कर रहा है कि एडी हमारा एएस के बराबर है, तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई हमारी इक्विलिब्रियम की, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। पढ़ चुके हो आप, पूरा पूरा आपने बुक खत्म करी है, आपने पूरा साल खत्म करा, आपने सीबीएसई का एग्जाम दे चुके हो, आपको ये सब कुछ आता होगा, इजी आपके लिए, ठीक है। 18 क्या कह रहा है, on one kind of deficit in the annual budget will have to be financed through borrowings. It indicates that total borrowings requirements for the government from all sources is known as, ऐसा कौन सा डेफिशिट है जो ये बताता है कि आपको इतनी बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को इतना डैश डैश बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट है, इसका आंसर है फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट ये मेरा क्या इंडिकेट करता था कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग्स और लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, एडी इज इक्वल टू सी बार प्लस आई प्लस सी वाई, ठीक है। चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन जब चेंज होगा तो क्या होता है बताओ, जैसे ही ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज होगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, वो भी चेंज होगा, जो हमारी जैसी ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज होगा हमारा, उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या इससे इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, नहीं। चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, नहीं, एग्रीगेट डिमांड में तो चेंज होगा लेकिन इक्विलिब्रियम लेवल ये भी चेंज होगा। चेंज इन मार्जिनल प्रोफाइल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एम्स एट क्रिएटिंग डैश अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरियाज, इसके नाम में लिखा हुआ है रोजगार योजना, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन द सोर्सेस आर द सोर्सेस ऑफ डैश, पढ़ा हुआ हमने, किसका सोर्स होता है ये, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन सेकंड, ठीक है, डन है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, arrange the sequence of event relating to identifying the number of poor in India, ठीक है। हमें इस पुअर ऑफ इंडिया को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे, सबसे पहले किसने किया था, तो पहले सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने फॉर्मेट किया था जेल कॉस्ट ऑफ इंडिया, जहां से उन्होंने पुअर ऑफ इंडिया के बारे में पहले स्टार्टिंग करी थी। देन प्लानिंग कमीशन बैठा था जो इसके ऊपर स्टडी कर रहा था क्यों गरीबी हो रही है, ठीक है। फिर उसमें एक्सपर्ट ऑफ ग्रुप आए थे, फिर उनको टैक्स
पर टैक्स टास्क वगैरह दिए थे उनको, ताकि वो जो भी हमारा गरीबी है उसको मिटा सके। तो इसका आंसर होगा DCBA। DCBA मतलब आंसर 4। उसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th। ठीक है, उसके बाद हमारा करंट अकाउंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड इन सर्विस, किसके बारे में बात कर रहा है? करंट अकाउंट के ट्रेड इन सर्विस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम? गिफ्ट एंड रिमिटेंसेस, हाँ ये करते हैं हम। नेट फैक्टर इनकम ये भी करते हैं हम। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम ये भी करते हैं हम। लेकिन क्या ग्रांट्स हम ट्रेड इन सर्विस में इंक्लूड करते हैं? इसका आंसर होगा नहीं। तो ऑप्शन हो गया हमारा ABC। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABC ओनली। ठीक है, ग्रांट्स ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड इन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following item can be included in capital account in BOP? कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या लेते थे? An Indian buys a UK कार कंपनी, एक इंडियन ने यूके कार कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, अ स्वीडिश सिटीजन्स बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी, इससे ओनरशिप में ट्रांस चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, इससे ओनरशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हम कौन सी चीजें देते थे जिससे ओनरशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस होती थी? ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ राजस्थान ब्लू पोटरी टू एन इटालियन रेस्टोरेंट, नहीं इसको नहीं लेंगे, इससे ओनरशिप कोई चेंज नहीं हो रहा है। एप्पल आईफोन गिफ्टेड बाय इंडियन कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, नहीं इससे भी कुछ ओनरशिप में चेंजेस नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ वही चीज लेते थे जिससे हमारा ओनरशिप में चेंजेस वगैरह आते थे। तो ऑप्शन A एंड B। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नेट इन नेशनल इनकम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको बताओ? NNP एट FC, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो पढ़ चुके हो आप। इफ वैल्यू ऑफ नॉमिनल GDP 5500, वैल्यू ऑफ रियल GDP 2200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GDP डिफ्लेटर? GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 कर दें, 5500 अपॉन 2200 इंटू 100, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, करो इसको, करेंगे हम। तो 0 से 0 कट गया। अच्छा 100 नहीं आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसको हम करेंगे, डिवाइड किया हमने, 22 दूनी 44, 44 बचा 11.0, 22 25 22 5 110, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.50। तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है RBI कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द बैंक रेट एंड इंक्रीज इन बैंक रेट कैन बी टर्म्ड एज, जैसी बैंक रेट को चेंज करती है चाहे इंक्रीज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंदर आता है? जैसे बैंक रेट को बढ़ा देना, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ओपन मार्केट ऑपरेशन thereby result in increase in money supply, central bank pays for it giving a check, central bank buy a government bond in open market, दिस इज इंक्रीज टू टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी। तो सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? ओपन मार्केट ऑपरेशन की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? सेंट्रल बैंक बाइज अ गवर्नमेंट बॉन्ड इन ओपन मार्केट। तो पहले तो खरीदेगी, जैसे खरीदेगी उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल बैंक पेज बाय गिविंग अ चेक। जैसे वो क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कुछ भी बॉन्ड खरीद रही है उसके लिए वो क्या करेगी? चेक से पे करेगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? इससे दिस इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व, इससे रिजर्व बढ़ जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, देयर बाय रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जैसे वो बढ़ेगा इससे हमारा मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा CBDA, CBDA फोर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी which aimed at replacing imports with domestic production is known as import substitution। import substitution किया गया था
ताकि हम अपने डोमेस्टिक गुड्स का यूज कर सके, ठीक है। विच इज नॉट द वे टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। स्प्रेड स्टिकिंग द टू मेथड्स टू प्रमोट इनइक्वालिटी, देखो यही यहाँ पे इसका आंसर हो गया सही, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात ये करते हैं कि इक्वालिटी बनी रहे, इकोनॉमिक वेलफेयर हो, ठीक है, ग्रोथ हो ढंग से, ठीक है, जैसे पे लिखा हुआ है स्प्रेड अवेयरनेस, यूज ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, ठीक है, ये सब हम करते हैं इसके ताकि हमारी वेलफेयर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है इन इक्वालिटी की, तो इन इक्वालिटी की बात हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर नॉन रिडीमेबल एंड कैन नॉट बी रिक्लेम फ्रॉम द गवर्नमेंट आर अंडर विच टाइप ऑफ रिवेन्यू, मतलब ऐसा रिवेन्यू जो गवर्नमेंट को दोबारा रीपे नहीं करना होता है, ऐसे रिवेन्यू को क्या कहते हैं हम, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। 32 क्या कह रहा है, व्हाट्स नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, हम क्या उसमें से माइनस करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ पहले, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यही फॉर्मूला था हमारा। तो हम इसमें हम क्या पे करेंगे, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद रखना, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारा होता है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकलता है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं लेते हैं। पहला हमारा विंड एनर्जी, इसकी तो बात होती है, सोलर एनर्जी की बात होती है, बायो कंपोस्ट की बात होती है, लैंड डिग्रेडेशन, ये तो हमारा इसका ऑपोजिशन हो गया, तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें नोट की बात कर रहा है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो दे रखा है 20%, देन द डिपॉजिट ऑफ इतना इतना, मनी क्रिएशन इतना हुआ है, मनी मल्टीप्लाई बताना, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, सिंपल द के इज इक्वल टू 1/LRR, एलएलआर नहीं दे रखा है इसमें, तो सीआरआर दे रखा है, वो कर लेंगे हम, क्या है 20%, तो ये ऊपर 100 गया तो क्या हो गया 5, तो कर चुके हो कितनी बार मल्टीप्लाई, पूरे साल भर आपने यही क्वेश्चन करा होगा, ठीक है। 35 भी कह रहा है, रेपो रेट is the rate at which RBI lends money to commercial bank for, रेपो रेट पे क्या करती थी कमर्शियल बैंक को, कैसे देती थी आरबीआई पैसे, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कौन से पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इजीएस्ट क्वेश्चन सब है सारे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, द एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट पैरेलल अपवर्ड्स, क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड मेरा ऊपर की तरफ बढ़ गया, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है बताओ, मैंने आपको लिखवा रखा है, इसका रीजन जो ये बीच का जो गैप होता है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब हमारा AD1 AD2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जो बीच का गैप है वो हमारा क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ होगा, तभी हमारा AD1 AD2 की तरफ बढ़ गया ऊपर की साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये क्या कह रहा है हमारा, द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग डैश एट विच इट गिवन लोन टू द कमर्शियल बैंक, क्या बैंक रेट जैसे चेंज कर देगी उससे मनी सप्लाई को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट कुछ है ही नहीं है, लैंडिंग रेट कुछ और हो गया, फिक्स रेट हमने पढ़ा ही नहीं, बैंक रेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 38 पे कुछ, चलो ठीक है। Which apex body was set up to coordinate the activities of all institutions involved in रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, आंसर है इसका NABARD, ऑप्शन फर्स्ट। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, ये तो छोटी छोटी बात है, वैसे भी कर दोगे आप। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जैसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आए आंसर दिमाग में ला देना 1921, 1921, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है पैसेज, अ कंज्यूमर इज रैशनल इंडिविजुअल हु नोज व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर हिम, so he always try to achieve the best to get maximum satisfaction, ठीक है। thus the consumer choose the set of bundles, set of bundles दिमाग में लाओ, किसके बारे में बात हो रही है, his preference which is best for him, the consumer always prefers to move to a point on the highest possible indifference curve given on the budget set, the slope of the budget line is the rate
at which the consumer is able to substitute one goods for the other in the market. The indifference curve is, हमसे सिंपल ये पूछ रहा है, indifference curve कैसे बनता है? पढ़ चुके हो क्लास 11 में? बताओ बताओ। इसका आंसर होगा हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू सेंटर। आपने क्लास 11 में पढ़ा था इसको, ठीक है। 43 क्या कह रहा है हमारे को? अ कंज्यूमर, ठीक है, सेम वही है। इसमें क्या पूछ रहा है? ऑल द पॉइंट्स ऑन, क्वेश्चन सारा हमारा सेम ही है, ठीक है। ये कह रहा है कंज्यूमर करके ना, ऑल द पॉइंट्स ऑन इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट, जितने भी इनडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट होते थे क्या रिप्रेजेंट करते थे? वो क्या वो करते थे? बंडल्स विच आर कंसिडर्ड सेम बाय द कंज्यूमर, मतलब सारे बंडल्स जो कंसिडर करता था एक कंज्यूमर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। उसके बाद क्या है, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा? सेम क्वेश्चन वही है हमारा, ठीक है। अ रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु हैज मैनी सेट ऑफ बंडल्स, नहीं। हाँ, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक रैशनल कंज्यूमर वो होता है जिसके पास मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही सेम है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? पढ़ते हुए आ रहे हो, टी एंड कॉफी, ये सब हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड पढ़ते आ रहे हो 11 से आप। 46 में क्या कह रहा है? इफ द बजट लाइन इज टेंजेंट, क्या है? टेंजेंट है वो, to an indifference curve at a point, absolute value of the MRS and the budget line are dash at the point, क्या होता है? क्या होता है? वो होता है सेम। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 47 में फिर से कुछ आया, ठीक है। चिपको मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चिपको मूवमेंट एम्ड at protecting forest in the Himalayas. In Karnataka, a similar movement took a different name, APICO, which means to hug. On 8 September 1983, when the felling of trees was started in Salkani forest in Sirsi district, 160 men and women and children hugged the trees and forced the woodcutters to leave. ठीक है, they kept vigil in the forest over the next 6 weeks. Only after the forest official assured the volunteers that the trees will be scientifically and in accordance with the working plan of the district did they leave the trees. तो इस बारे में क्या हो रहा है देखते हैं, हम पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। जब भी ऐसे कुछ आए ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, देन आप पैसेज पढ़ना, ठीक है। चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट स्टार्टेड इन कर्नाटका व्हेन, कब हुआ था? Film shooting started in Salkani. Karnataka government made Salkani forest as a public park. Felling of the trees started at Salkani forest. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो यही कह रहा हूं, तो पहले ना आप क्वेश्चन को पढ़ लो, देन आप पैसेज पढ़ना, ठीक है। Indiscriminate felling of trees had led to many dash problem. किस प्रॉब्लम के बारे में बात हुई थी? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात हुई थी ना, फीलिंग ऑफ ट्री के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हुआ? एनवायरमेंटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? The Chipko movement and Apico movement, men, women and children save the trees by, कैसे कर रहे थे? ये पढ़ा हमने, hugging the trees will till woodcutter left, जब तक वो हग कर रहे थे तब तक वो woodcutter वहां से चले ना जाए, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, अच्छा इसके बाद है लास्ट, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ पेपर मिल्स इन डिफरेंट एरिया यूजिंग बैम्बो एज रॉ मटेरियल लेट्स टू द सोइल बिकमिंग, सोइल कैसी बन जाती थी हमारी? लेटराइट सोइल बन जाती थी, ठीक है। थोड़ी सी लेटराइट बन जाती थी सोइल, ठीक है। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग ऑफ ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज हैज लेड टू प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम होती थी? डिसीजेस एंड इंसेक्ट अटैकिंग द क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपने पूरी वीडियो ढंग से समझी होगी, आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके आने के चांसेस आपके सीयूटी एग्जाम में बहुत ज्यादा है। कल आपका एग्जाम है, आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आई होप आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली होगी, आपने ये एमसीक्यूज अच्छे ढंग से देख लिए होंगे। कल का एग्जाम आपका बेस्ट जाए, यूं ही जुड़े रहिएगा संजीवनी क्लासेस से। तब तक के लिए धन्यवाद।